नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। 17 मई सन 2020 आज है। तीसरे लॉकडाउन का आखिरी दिन आज ख़त्म हो गया होने वाला है कुछ ही देर में। और जिस तरह से आपको ज्ञात ही है कि उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी जाएगी, यानी कि लॉकडाउन का जो चौथा चरण है वो शुरू हो जाएगा 18 तारीख सन 2020 से, 18 मई सन 2020 से। तो उसकी घोषणा हो चुकी है। मेरे पास ये 8 पन्नों का एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो ऑर्डर आज जारी हुआ है वो पूरी तरह से मौजूद है। तो अब हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी रिलैक्सेशंस दी गई हैं, किस तरह से पहले उम्मीद की जा रही थी और फिर उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों में रिलैक्सेशन दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 है उसके मुताबिक पहला लॉकडाउन लगाया गया 24 तारीख को, फिर दूसरा 14/4 को, 24 मार्च को लगा, उसके बाद 14/4 को लगा, फिर उसके बाद 1/5 को लगा 17 तारीख तक के लिए। और अब उसको बढ़ाकर 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन की अवधि जो है उसको बढ़ा दिया गया है 31 मई सन 2020 तक। काफ़ी बड़ी घोषणा थी और उम्मीद थी कि 17 तारीख को ही होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हमने चर्चा की थी तो उस पर साफ तौर पर कहा था कि 15 तारीख को सारी रिकमेंडेशंस आनी है अलग अलग स्टेट के सीएम्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जितने भी गवर्नर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं या फिर सीएम्स हैं, उन सब की तरफ से एक गाइडलाइन जारी, उनकी तरफ से एक रिकमेंडेशंस एक तारीख की आनी है। उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से डिसाइड 4.0 की शक्ल कैसी होगी, उसका किस तरह से पूरी पिक्चर होगी, उस पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 तारीख से पहले ही 12 या 13 तारीख को एक बड़ी एक अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर रहेंगे। उसके बाद 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की अनाउंसमेंट की थी। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज में आज उसका आखिरी दिन था। 5 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पूरी अनाउंसमेंट कर दी कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से फ़ायदा देंगी और कहाँ कहाँ पर फ़ायदा देंगी। उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उस पर हम अलग से एक पूरी डिटेल में रिपोर्ट बना लेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये जारी कर दिया गया है कि आपको 31 मई 2020 तक लॉकडाउन का पालन करना होगा। उसमें मोटा मोटी चीज़ों की अगर समझें तो सबसे पहले मैं एसओपीज़ आपके लिए पढ़ देता हूं, उसके बाद हम बातचीत कर लेंगे कि रिलैक्सेशन क्या क्या दी गई हैं। सबसे पहले जो गाइडलाइंस एसओपीज़ जारी की गई थी अप्रैल 2020 को, जिसमें फॉरेन नेशनल जितने थे जो इंडिया में रह रहे थे उनके लिए वही गाइडलाइन चलेगी, एसओपीज़ यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही चलेगा। उसके बाद एसओपीज़ ऑन मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर विद इन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इशूड वाइड ऑर्डर डेटेड अप्रैल 19 2020। स्टैंडर्ड लेबर्स जो स्टेट यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं उनके लिए जो एसओपीज़ हैं मूवमेंट के लिए वो 19 अप्रैल वाली चलेंगी। एसओपीज़ ऑन साइन ऑन एंड साइन ऑफ इंडियन सी फेयरर्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं 31 अप्रैल सन 2020 को दी गई थी, एसओपीज़ वही चलेंगी। उसके बाद एसओपीज़ ऑन मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, अदर पर्सन्स, जितने भी जो स्टैंडर्ड लेबर्स हैं या पैसेंजर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए मूवमेंट के लिए 29 अप्रैल सन 2020 को एक एमएचए का ऑर्डर आया था जो 1 मई 2020 को आ चुका था। तो उसकी सारी गाइडलाइन चलेंगी, एसओपी चलेंगे। उसके बाद एसओपी ऑन मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड आउटसाइड द कंट्री एंड ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स टू ट्रैवल अब्रॉड। जो लोग बाहर से इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, काफ़ी एमरजेंसी सर्कमस्टांसिस में या बाहर रहकर इंडिया आना चाहते हैं, तो उनके लिए 5 मई सन 2020 को जो एसओपी जारी हुई थी उसके मुताबिक चलेंगे। और मूवमेंट ऑफ पर्सनस बाय ट्रेन के लिए गाइडलाइंस 11 मई सन 2020 को जारी की गई थी। उस पर आप बातचीत कर लेते हैं कि लगातार वहाँ से लोग आना शुरू हो गए थे और उसके बाद अब गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं लॉकडाउन 4.0 के लिए। 3 पन्नों में सिमटा हुआ है ये। इसमें पॉइंट्स की बात करूं तो 12 पॉइंट्स हैं। तो 12 पॉइंट्स में शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में साफ तौर पर लिखा गया है कि लॉकडाउन 31 मई सन 2020 तक एक्सटेंड कर लिया गया है। उसके बाद पॉइंट 2 की बात करें, फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द कंट्री। ये सारी चीज़ें जो हैं
बंद रहेंगी, गाइडलाइंस दी गई हैं कि प्रोहिबिट रहेंगी। क्या क्या है उस पर बातचीत कर लेते हैं। डोमेस्टिक और एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक मेडिकल सर्विसेज, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस और पर्पसेस एज परमिटेड बाय MHA। यानी कि एयर एम्बुलेंस चल सकती है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो एयर ट्रैवल है वो शुरू किया जा सकता है, पर उसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स के लिए, एयर ट्रैवल्स के लिए लो नहीं किया जाएगा। मेट्रो रेल सर्विसेज बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये सब बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग क्लासेज जो है वो चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर पे उसके लिए सूरत हाल थोड़ा अलग है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विस जो हैं वो बंद रहेंगी, पर इसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो हेल्थ या पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिसर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टैंडर्ड पर्सनस के लिए टूरिस्ट की फैसिलिटीज़, जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ अलो की गई हैं वो चलती रहेंगी। इसके अलावा रनिंग ऑफ कैंटीन्स एट बस डिपोज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स, कैंटीन जो बस डिपोज या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पर है वो भी बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट शैल बी परमिटेड टू ऑपरेट किचन फॉर होम डिलीवरी ऑफ फूड आइटम्स। रेस्टोरेंट्स के लिए एक राहत की खबर ये है कि उनको रेस्टोरेंट खोलने के लिए अलो नहीं किया गया है, पर उनको ये अलो किया गया है कि आप सब लोग एक किचन खोल सकते हैं ताकि आप होम डिलीवरी घरों में कर सकें। उसके बाद ऑल सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, जिम्नेजियम जिसे जिम कहा जाता है आम भाषा में वो बंद रहेंगे, स्कूल्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स बंद रहेंगे, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सिमिलर प्लेसेस ये सारे बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम सारे बंद रहेंगे। विल बी परमिट होवर स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम जो है वो परमिट किए जा रहे हैं खोलने के लिए, पर उसमें स्पेक्टेटर यानी कि वो लोग अलाउ नहीं होंगे जो इस मैच को देखने जाना चाहते हैं। ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, अदर गैदरिंग्स आर नॉट अलाउड। किसी भी तरह की गैदरिंग जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगी, साफ तौर पर कहा है। रिलीजियस प्लेसेस और वर्शिप के जो है सब सारे क्लोज रहेंगे। रीजनल कॉन्ग्रेगेशंस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जो गैदरिंग्स होती हैं वो सारी प्रोहिबिट हैं। ये पॉइंट 2 की बात है। पॉइंट 3 में कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। क्या रिस्ट्रिक्शंस? एक्टिविटी शैल बी परमिटेड विद, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ परमिट की गई हैं कुछ एक्टिविटीज जो कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगी, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में हो सकती हैं। सबसे पहला, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, व्हीकल्स एंड बसेस विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट्स यूटीज इन्वॉल्व। अब म्यूचुअल कंसेंट की बात जहाँ आती है इंटरस्टेट बसेस में, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जम्मू से हिमाचल या हिमाचल से जम्मू, जम्मू से पंजाब या पंजाब से जम्मू, अगर दोनों स्टेट्स की, यूनियन टेरेटरीज की गवर्नमेंट्स अलो करती हैं और वो आपस में कॉग्निजेंस में एक डिसीजन ले लेते हैं कि जी हाँ हम बसेज अलो करेंगे ताकि लोग आ जा सकें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पालन करते हुए, तो उसको अलो किया जाएगा। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एज पर एंड बसेस एज डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड यूटी। स्टेट और यूटीज द्वारा इंट्रास्टेट पैसेंजर बसेस जो हैं वो या व्हीकल जो हैं वो शुरू किए जा सकते हैं, जो कि स्टेट और यूटीज ऑर्डर लेंगे। SOPs फॉर मूवमेंट ऑफ पर्संस एज मेंशन्ड इन एनेक्शन 1 शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट। SOPs जारी जितनी भी हैं वो वैसी की वैसी चलती रहेंगी, जिनको भी कहा गया है। SOPs में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, 65 वर्ष के ऊपर व्यक्ति नहीं आ सकते, 10 साल के नीचे का व्यक्ति नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट चौथे पॉइंट में लिखा गया है, वो आगे डिटेल में बता देंगे आपको। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इस सब पर डिसीजन कौन लेगा? इस सब पर डिसीजन लेगा स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज। आपको बता दूं कि ये लंबे समय से काफ़ी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज मांग कर रहे थे कि हमें अलाउ किया जाए कि हम देखें कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को या कौन से एरिया को हमें रेड जोन, बफर जोन, कंटेनमेंट जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन बनाना है। और बाकी ये अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा पूरी बातचीत करके उसके बाद यूटी और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले पाएंगे। विद इन द रेड एंड ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन विल बी डिमार्केटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कि रेड जोन कौन सा होगा, ऑरेंज कौन सा होगा, ग्रीन और कंटेनमेंट और बफर जोन कौन सा होगा। कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी किसी सर्विस को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये साफ तौर पर कर दिया गया है।
बाकियों पर जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी चलती रहेंगी और बाकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज को भी धीरे धीरे खोला जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज़ी से की जानी है, होस्ट टू सर्विलेंस तेज़ी से की जानी है और क्लिनिकल इंटरवेंशन काफ़ी तेज़ी से किया जाना है। नाइट कर्फ्यू जिस तरह से पहले था 7 बजे रात के लेकर अगले दिन 7 बजे तक वो चलता रहेगा। 7वें पॉइंट में है कि प्रोहिबिशन ऑफ वनरेबल पर्सन्स, वनरेबल ग्रुप्स की यहाँ बात की गई है। 65 साल के ऊपर और 10 साल के नीचे वाले लोग उनको परमिट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल एंड हेल्थ पर्पज, यानी कि 65 साल से ऊपर अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या हेल्थ पर्पसेस के लिए काम कर रहा है तो इसको लो किया जा सकता है। ऑल अदर एक्टिविटीज विल बी परमिटेड एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, सारी फैसिलिटीज चलती रहेंगी एक्सेप्ट स्पेसिफिकली जो मेंशन है वो नहीं चलेंगी, जिसे हमने पहले बता दिया। कंटेनमेंट जोन में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो नहीं चलेंगी, ये कह दिया गया है क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज चलनी है। उसके अलावा सारी चीज़ें जितने भी वेरियस जोन्स हैं वो सारा डिसीजन ड्यूटी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लेंगी, ये पहले भी कह दिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप की यहाँ मेंशन किया गया है कि जितने भी एरियाज़ हैं सबको अलो किया जाए, कोशिश की जाएगी कि सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाई जाए ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हेल्प मिले, लोगों को फ़ायदा हो। एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं गवर्नमेंट प्राइवेट उन सबको कहा गया है कि आप भी डाउनलोड कीजिए। मेडिकल जितने प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी कहा गया है, तो ये लगातार हेल्थ चेकअप भी हेल्थ स्टेटस भी जो है वो चेक करते रहिए ऐप में, ये भी कहा गया है। स्पेशल डायरेक्टिव टू इंश्योर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स इन सर्टेन केसेस, एसेंशियल गुड्स की मूवमेंट के लिए या मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, नर्सिस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सैनिटेशन पर्सोनल के लिए, एम्बुलेंस के लिए, इन सब के लिए रिस्ट्रिक्शंस इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट जो है उसको अलो किया जाना चाहिए। इस पर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। उसके अलावा इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स कार्गोज इंक्लूडिंग एम्प्टी ट्रक्स, अगर एम्प्टी ट्रक्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं जो एसेंशियल गुड्स के हैं तो उनको अलो किया जाएगा गुड्स और कार्गोज को। नो स्टेट ड्यूटी शैल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स कार्गो फॉर क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड अंडर ट्रीटीज विद नेबर कंट्रीज, अगर नेबर कंट्रीज से ट्रीटीज हुई हैं उसमें गुड्स और कार्गोज के लिए कोई भी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं रोकेगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द गाइडलाइन, ये 11वें पॉइंट में कहा गया है कि स्टेट यूटीज गवर्नमेंट शिल नॉट डिल्यूट दीज गाइडलाइंस इशूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इन एनी मैनर, ये सारी की सारी गाइडलाइन स्टेट और यूटीज इसको डिल्यूट नहीं कर सकती, ये साफ तौर पर कह दिया गया है इन एनी सर्कमस्टांसिस, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मुताबिक सरकार ने बनाई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रिक्टली इन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करवाए, इस पर जोर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक तैयार करे जो कि इंसिडेंट कमांडर होगा रिस्पेक्टिव अपने लोकल एरियाज़ का, जो पूरी तरह से जितने भी कार्यवाही हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता रहेगा। पेनल प्रोविजंस में कहा गया है कि एनी पर्सन वायलेटिंग दीज मेजर्स विल बी लाइबल टू बी प्रोसीड अगेंस्ट as per the provision of section 51 to 60 of the Disaster Management Act 2005, besides legal action under section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable, extracts of these penal provisions are at Annex 3। इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर स्टेट या टेरिटरीज अगर इसके कानून इस चीज़ों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 51 से लेकर 60 तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर कार्रवाई की जा सकती है और आईपीसी की धारा सेक्शन 188 के अंदर भी उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर थोड़ी मोटा मोटी बात कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ों पर एसओपीज पर बात कर ली। नेशनल डायरेक्टिव्स बताए गए हैं। फ्यूनरल के लिए 20 लोग, लास्ट राइट्स के लिए, मैरिज फंक्शंस के लिए मैक्सिमम 50 लोग, पब्लिक में स्पीडिंग अलो नहीं है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है, लीकर, पान, गुटखा, टोबैको इन पब्लिक प्लेस अलो नहीं किया जाएगा, 2 गज की दूरी का अलो करना है, 5 पर्सन से ज़्यादा 1 पर्सन इकट्ठे नहीं दिखने चाहिए शॉप पर, वगैरह वगैरह। वर्क प्लेसेस के लिए कहा गया है कि वर्क प्लेसेस सारे के सारे जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वर्क प्लेस हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, उनको वर्किंग आवर में ही काम करना है, ज़्यादा काम नहीं करवाना है। प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम शुड बी अलाउड। प्रोविजन ऑफ थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश, ये सब अलो किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए ऑफिस में। उसके अलावा फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन ऑफ इंटायर वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस की प्रॉपर सैनिटाइजेशन लगातार की जानी चाहिए। कॉमन फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए वो मिलती रहनी चाहिए। और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, शिफ्ट्स में गैप होना चाहिए, ज़्यादा लोग इस जगह इकट्ठे ना हो। लंच ब्रेक जो है ब्रेक कर देती रहनी चाहिए ताकि लंच में भी एक लोग इकट्ठे ना हो और सब खाना भी खा पाएँ।
इसके अलावा कई सारे और अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली। सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कुछ बताया गया है कि कौन कौन सी सेक्शन है। सेक्शन 51 जैसे है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें गलतियां करने से नुकसान होगा। 52 में कहा गया है पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम, पनिशमेंट फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मटेरियल्स 53 में। सेक्शन 54 में कहा गया है पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग। 55 में कहा गया ऑफेंसेस बाय डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। 56 में कहा गया है फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी और हिज कन्वीनियंस एट द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। 57 में पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर रिगार्डिंग रिक्वेशनिंग। 58 में कहा गया है ऑफेंस बाय कंपनीज और 59 में कहा गया है प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। 60 में कहा गया है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग, और 50 सेक्शन 188 इंडियन पैनल कोड 1860 की वो भी अप्लाई होगी अगर इसमें से कोई भी कानून आप नहीं मानते हैं। तो आज का एक जो ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि 18 तारीख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि नए रंग रूप वाला लॉकडाउन होगा। तो नया रंग रूप में कई सारी चीज़ें अलो की गई हैं। अगर ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मान लेते हैं तो बसेस को अलो किया जाएगा, पर अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से इस पर डिसीजन लेना है। उम्मीद है कि जल्द ही जल्द ले लें और प्रॉपर ऑर्डर निकालें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की अगर हम बात करें तो ऑर्डर्स नहीं निकाले जा रहे, सिर्फ पर्सनल लेवल पर बताया जा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि लोग पहले दुकान खोल लेते हैं, बाद में उनको लगता है, बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाकर वो दुकानें सील कर देती है। एमएचए के ऑर्डर अगर आप फॉलो करेंगे तो वो बिल्कुल सही हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऑर्डर नहीं निकाल रहा, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। साहिल शर्मा जी, हमें अभी तक इसकी खबर नहीं है कि लो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके अलावा सारी चीज़ें अहमद जान जी मैं आपको साफ तौर पर बता चुका हूँ कि सारी चीज़ों पर संज्ञान जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है, तो वो ले लेगी। और एमएचए के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा शॉप्स को लो किया गया है। टाइमिंग और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो देखनी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इस जो डिटेल्ड ऑर्डर था उसमें इतना ही था। तो बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए और बाकी चर्चाओं के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन महेश अल्कोत्रा को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।